हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि 7 जुलाई 2024 में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और आपके सीटेट के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसमें कि अभी हम सीडीपी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं, जो कि सीडीपी के दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपका होने वाला है। उसकी ऑलरेडी 12 क्लासेस 12 क्लासेस हम यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं और सभी की सभी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे प्रोवाइड की जा चुकी है। जिसको अभी तक किसी क्लास की पीडीएफ नहीं मिली है वो टेलीग्राम ज्वाइन करके टेलीग्राम पे विज़िट करे या फिर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके मैसेज कर सकता है पीडीएफ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता ही है कल हमने जो आपका अभिप्रेरणा चैप्टर था मोटिवेशन, उसके बारे में पढ़ा था और उसका पार्ट 1 उसका कंप्लीट हो चुका है और आज हम अभिप्रेरणा का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 में अभिप्रेरणा के प्रकार और अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, इनके बारे में पढ़ेंगे। छोटी ही क्लास होने वाली है फ्रेंड्स, ज़्यादा बड़ी क्लास आज की नहीं होगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हमारी सारी प्रीवियस वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट पे भी विज़िट कर सकते हैं। हमने चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है सीडीपी फॉर सीटेट जुलाई 2024 के नाम से। प्लेलिस्ट पे आप विज़िट करेंगे तो कंटिन्यू आपको आज की वीडियो को लगाकर 13 वीडियो सीडीपी की मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी आगे भी हम इसी क्रम में और सब्जेक्ट का रिवीजन धीरे धीरे करके करेंगे, लेकिन आपको फिर भी जल्दी से रिवीजन करना है तो हमारी लास्ट जो जनवरी में सीटेट हुआ था उसकी क्लासेस भी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, उसमें ईवीएस भी आपको मिल जाएगा और पेडागोजी मिल जाएगी, टैग वर्ड्स की वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, साइंस की और एसएसटी की और साइंस एसएसटी की वीडियो भी आपको मिल जाएगी उसमें। ठीक है, मैथ्स की भी आपको 2 वीडियो मिल जाएंगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी रिसेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आपके टॉपिक का नाम है अभिप्रेरणा के प्रकार। तो ये तो हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, अभिप्रेरणा का अर्थ। ठीक है, उसके बाद हमने अभिप्रेरणा चक्र मोटिवेशन साइकिल के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, अच्छे से। और इसी के साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। ठीक है, विद इमेजेस मैंने आपके लिए ऐड किया हुआ था। तो ये तो हम पढ़ चुके थे। थोड़ा आगे स्लाइड को मूव करेंगे। मन में संघर्ष उत्पन्न होने के कारण, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी हमने पढ़े थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस भी हमने कल अच्छे से किए थे। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है आपकी आज की क्लास नंबर 13 पार्ट 2 है अभिप्रेरणा मोटिवेशन का। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। यहाँ कौन कौन से प्रकार होते हैं अभिप्रेरणा के? फ्रेंड्स, 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 जैविक या आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, ये क्या होती है? जैविक या आंतरिक अभिप्रेरणा, जो अंदर से ही खुद से मिलती है। ठीक है, इंसान के अंदर खुद से ही होती है, किसी को बाहर से किसी को अभिप्रेरणा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो अंदरूनी होती है, आंतरिक होती है, उसी को बोलते हैं जैविक या आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, इसी को थोड़ा सा स्लाइड को मूव कर लेंगे ऊपर की तरफ। इसी को फ्रेंड्स बायोलॉजिकल मोटिवेशन भी को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा है ऊपर जैविक। किस प्रकार की अभिप्रेरणा होती है? कार्य करने में रुचि। जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट रहता है, रुचि रहती है, हम उत्साहित रहते हैं। ठीक है, आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, प्राथमिक भी बोलते हैं इसको,
शारीरिक भी बोलते हैं, हमारे बॉडी से, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है, स्वाभाविक होती है, मतलब नेचुरल होती है, ठीक है। जो हमारे अंदर से मोटिवेशन हमको खुद से मिलेगा, उस जनरल सी बात है, वो स्वाभाविक होगा, ठीक है। ये प्राथमिक भी होती है, शारीरिक भी होती है। इसमें हम उत्साहित भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं, और ये हमारा इंटरेस्ट, हमारे कार्य करने में इंटरेस्ट, ये रुचि प्रदान करती है, ठीक है। ये तो हो गई फ्रेंड्स पहली अभिप्रेरणा, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाती है मनोसामाजिक या बाह्य अभिप्रेरणा, जो बाहर से किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा या किसी दृश्य के द्वारा दी जाती है, ठीक है। उसे बोलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन, या फिर इसी को मनोसामाजिक भी बोलते हैं, मनोसामाजिक अभिप्रेरणा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पेज को मूव करते हैं। तो जो मनोसामाजिक मोटिवेशन है उसको इंग्लिश में साइको सोशल मोटिवेशन बोलते हैं। किस प्रकार की मोटिवेशन होती है, किस प्रकार की अभिप्रेरणा ये होती है, जैसे कि दिखावा करना, द्वितीय और सामाजिक या फिर अर्जित, यहाँ कोमा लगा लेंगे। एक एक करके मैं समझाता हूँ आपको। दिखावा करना मतलब कि भले ही आपके पास पैसे नहीं है ज़्यादा, आपने लोन निकाल लिया और अच्छा घर बना लिया दिखावे के लिए, 4 लोगों को भी इनवाइट किया कि आइए हमारा इनॉग्रेशन है घर का, ठीक है। आपके पास मारुति कार लेने के पैसे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप एक बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है, स्कॉर्पियो ले लेते हैं, और लोन पे ही ले लेंगे भले ही आप, लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। आपके पास पैसे नहीं है, आप कुर्ता पजामा या नॉर्मल पैंट शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन आप अच्छा ब्रांडेड सूट ले लेते हैं ब्लैकबेरी का, ठीक है, दिखावा करने के लिए। तो इस तरह की जो अभिप्रेरणा होती है वो बाह्य अभिप्रेरणा के अंडर आती है, ठीक है। इसी को हम द्वितीय भी बोलते हैं, ठीक है, दिखावा करना द्वितीय अभिप्रेरणा बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं सामाजिक, ठीक है। समाज में रहकर समाज के लोगों को दिखाने के लिए हम ये अभिप्रेरणा करते हैं, ठीक है। और अर्जित, अर्जित भी इसी को बोलते हैं। अर्जित मतलब कमाई हुई, ठीक है, बाहर से ग्रहण की हुई, अर्जित कमाई हुई कह सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा को। सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब इनके अभिप्रेरणा के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, दोनों के ही बारे में, एक एक करके हम उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसका लिखा है सफलता के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आपका CTET का एग्ज़ाम है और आपको पास होना है, पास ही नहीं होना, आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए बाहर से आपसे कोई कहे कि पढ़ो अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छा क्या होता है कि इंटरनली आप मोटिवेट हैं, आपके खुद के मन में ये बात है कि नहीं, इस बार आपको CTET क्लियर करना है एक ही बार में, और आपको 120 प्लस का स्कोर एटलीस्ट करना है कम से कम, ठीक है। तो ये आपकी इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, जो कि इससे अच्छी होती है बाह्य से, ठीक है। यही इस पॉइंट का मतलब है। सेकंड लिखा है एक अध्यापक आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा में संतुलन बनाने का प्रयत्न करता है, ठीक है फ्रेंड्स। जब आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको टीचर भी मोटिवेट करता है, कई बार करता है ना, कि अच्छे से लर्न करो, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करो, तैयारी करो, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो एक टीचर क्या करता है, जो आंतरिक मोटिवेशन होती है आपकी, अंदर से आप कितना मोटिवेट हो, कितना आपका मन है किसी काम को करने का, स्टडी का, ठीक है, और बाहर से टीचर को कितना मोटिवेशन आपको देना है। तो इन दोनों के बीच क्या करते हैं टीचर, अध्यापक क्या करते हैं, एक बैलेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है, एक संतुलन को बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि टीचर को पता चल जाता है कितनी आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, कितना आप पढ़ाई करते हैं या कितना कोई काम किस रुचि से आप करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कोई अध्यापक आपके आंतरिक मोटिवेशन और बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य एक्सटर्नल मोटिवेशन में संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखा है अधिक बाह्य अभिप्रेरणा से आंतरिक अभिप्रेरणा समाप्त भी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो जो मोटिवेशन दी जाती है बाहर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा, ठीक है, पेरेंट्स के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा, वो एक लिमिट में दी जानी चाहिए, ठीक है, एक मात्रा में दी जानी चाहिए, उससे अधिक नहीं।
क्योंकि इसमें इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि ज़्यादा अभिप्रेरणा दी जाती है बाहर से तो जो उसकी इंटरनल अभिप्रेरणा होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अंदर से उसका मन है किसी काम को करने का, वो समाप्त हो जाएगा अंदर से। इसलिए जो अभिप्रेरणा होती है, बाह्य अभिप्रेरणा, उसको ज़्यादा नहीं देना चाहिए, ठीक है। एक लिमिट में उसको देना चाहिए किसी बच्चे के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति भी बाह्य संतोषजनक प्रमाण के लिए कार्य करता है। फ्रेंड्स, जो आंतरिक रूप से मोटिवेटेड व्यक्ति होता है, जो अंदर से मोटिवेट होता है, खुद से, खुद के अंदर से उसको अभिप्रेरणा मिली हुई है, वो जो बाहर का जो रिजल्ट होता है किसी काम को करने का, जो रिजल्ट होगा उसके सेटिस्फैक्शन के लिए कार्य करता है वो, ठीक है, कि अच्छा रिजल्ट मिले। यदि अंदर से कोई व्यक्ति मोटिवेट है तो एक अच्छे रिजल्ट के लिए, एक संतोषजनक, एक सेटिस्फाइड रिजल्ट के लिए, ठीक है, लिखा है संतोषजनक प्रमाण, मतलब एक सेटिस्फाइड रिजल्ट के लिए वो कार्य करता है, एक संतोषजनक प्रमाण के लिए कार्य करता है, ठीक है, इससे कि अच्छा रिजल्ट मिले। आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, आप इंटरनली मोटिवेट हैं तो आप अच्छे रिजल्ट के लिए खुद से कार्य करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं, कार्य करते हैं। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति को बाह्य अभिप्रेरणा के लिए पुरस्कार पर्याप्त नहीं है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट का मतलब है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति है, यदि कोई अंदर से ही खुद से ही मोटिवेट है तो बाह्य अभिप्रेरणा के लिए पुरस्कार, केवल उसको पुरस्कार दे दिया, ठीक है, अंदर से ही मोटिवेट है, उसने अच्छा कार्य किया है, ठीक है, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाया, सीटेट में अच्छा स्कोर किया है, ठीक है, केवल बाह्य अभिप्रेरणा के लिए उसको रिवार्ड दे दिया कोई, ठीक है, कोई प्राइज़ उसको दे दिया, ठीक है, कोई ट्रॉफी उसको दे दी या फिर कोई सर्टिफिकेट उसको दे दिया या कोई मेडल उसको दे दिया, तो केवल पुरस्कार काफ़ी नहीं होता, ठीक है। यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा के लिए उसको कुछ और भी, जैसे शाबाशी बच्चे को दे दी, ठीक है, कुछ वर्ड्स करके, तो कुछ और भी उसके लिए होना चाहिए। केवल पुरस्कार बाह्य अभिप्रेरणा के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि अंदर से मोटिवेट है खुद से ही, और बाह्य अभिप्रेरणा के लिए केवल उसे पुरस्कार दोगे तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। स्लाइड को थोड़ा ऊपर मूव करेंगे, आपके लिए 2 क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं, इनको भी एक एक करके देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा, प्रत्याशा कह सकते हैं या फिर आशा कह सकते हैं, एक ही बात है। अभिप्रेरणा का आशा का सिद्धांत या फिर अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत, एक ही बात है। किसने दिया था, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दिया था विक्टर ब्रूम ने सिद्धांत दिया था, याद कर लेंगे क्वेश्चन। अभिप्रेरणा से, चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो मैं बीच बीच में पता ही है आपको ऐड कर देता हूँ, ताकि आपको चैप्टर के साथ ही याद करने में आसानी रहे, ठीक है ना। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया था, विक्टर ब्रूम ने, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, वो तो लिखा है केवल अभिप्रेरणा का आशा सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। ये है आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तो ये दिया था फ्रेंड्स हार्लो ने, ठीक है। दोनों ही तरह से आप लिख सकते हैं, हार्लो, दोनों ही तरह से मैंने लिख दिया है, ठीक है। इन्होंने एक कथन दिया था, जो हार्लो थे, इन्होंने कहा था कि सीखने के लिए भी सीखना पड़ता है, ठीक है, कोई चीज़ सीखने के लिए सीखना, ये इन्होंने कथन दिया था, सीखने के लिए सीखना। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि सीखने के लिए सीखना किसका कथन है, तो आप बोलेंगे हार्लो का, ठीक है, हार्लो आप आंसर में टिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, ठीक है। तो ये 5 कारक होते हैं फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक होते हैं, सबसे पहले नंबर पे होता है उत्तेजना, यानी कि एक्साइटमेंट। थोड़ा सा स्लाइड को छोटा करेंगे, मूव भी करेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि नेक्स्ट पेज में ये आ गया है, हाँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला कारक क्या है अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला, उत्तेजना, यानी कि एक्साइटमेंट, किसी काम को करने का एक्साइटमेंट, उत्साह होता है ना, तो पहला कारक ये है। तो ये किस तरह का होता है उत्तेजना,
निम्न होती है, मतलब बहुत कम होती है, ठीक है। औसत भी हो सकती है, एवरेज, और उच्च भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा उत्तेजना भी हो सकती है। अब कौन सी वाली उत्तेजना अच्छी होती है, निम्न होती है कि औसत होती है कि उच्च उत्तेजना अच्छी होती है, एक्साइटमेंट कौन सा अच्छा होता है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि फ्रेंड्स औसत उत्तेजना अभिप्रेरणा का कार्य करती है। तो कौन सी अच्छी होती है, औसत, एवरेज यानी कि बीच वाली, ठीक है। जो एवरेज उत्तेजना होती है वो अभिप्रेरणा का कार्य करती है, ठीक है, औसत यानी कि। अब नेक्स्ट देखेंगे, उत्तेजना के बाद नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स चिंता, थोड़ा बड़ा कर लेंगे, चिंता, ठीक है। सेकंड आपका क्या हो जाता है, कारक, चिंता यानी एंग्जाइटी। जब कोई किसी प्रकार की कोई चिंता होती है तो उसे बोलते हैं एंग्जाइटी, ठीक है। तो ये भी 3 प्रकार की होती है, निम्न चिंता, बहुत कम चिंता है, या फिर औसत चिंता है, एवरेज है, और या फिर बहुत ज़्यादा चिंता है, उच्च। तो फ्रेंड्स आपको सीधा सीधा एक ऑप्शन तो आप कट ही कर देंगे, कौन सी चिंता अच्छी होती है या कौन सी चिंता बुरी होती है। बहुत ज़्यादा चिंता कोई करता है तो चिंता के बराबर होती है, तो औसत तो होगा नहीं अच्छा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक अच्छा हो सकता है। देख लेंगे क्या लिखा है, औसत चिंता आवश्यकता होती है और अभिप्रेरणा का कार्य करती है, ठीक है। जो औसत होती है बीच वाली, एवरेज चिंता कोई कर रहा है, जैसे एग्ज़ाम है आपका सीटेट का, और आपको चिंता है कि सीटेट का हमें एग्ज़ाम है, हमें अच्छे नंबर से पास होना है सीटेट में, तो उसके लिए आप चिंता कर रहे हो, ठीक है, एवरेज चिंता कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, तो वो अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि वो औसत चिंता जो होती है आवश्यकता होती है और अभिप्रेरणा का कार्य करती है, आवश्यकता होती है और अभिप्रेरणा का कार्य करती है। आपको जब एवरेज चिंता रहेगी तो आप मोटिवेट होंगे, आप पढ़ाई करेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो एंग्जाइटी जो होती है, चिंता, वो भी औसत अच्छी होती है। चलिए स्लाइड को थोड़ा सा मूव करेंगे ऊपर। अब आ जाता है फ्रेंड्स आकांक्षा यानी एस्पिरेशन। आकांक्षा मतलब इच्छा होती है एक तरह से, एस्पिरेशन। ये भी 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, निम्न, औसत, उच्च और वास्तविक, ठीक है। आकांक्षा कौन सी अच्छी होती है, इच्छा, बहुत निम्न इच्छा है किसी चीज़ को पाने की। सीटेट का एग्ज़ाम है आपको, आपका जो फॉर्म है आपके भाई बहन ने भर दिया, आपका मन नहीं था, तो बहुत कम आपको इच्छा है, पास होंगे हो जाएंगे वरना कोई बात नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, पढ़ाई ढंग से नहीं करेंगे, फेल भी हो सकते हैं। एक एवरेज आपकी इच्छा है, एवरेज मतलब एक औसत इच्छा है आपकी कि होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है, इस तरह की इच्छा है। एक उच्च इच्छा है आपकी, बहुत उच्च इच्छा है कि नहीं मुझे जो है सीटेट पास होना चाहिए, इच्छा है आपकी केवल, लेकिन वो वास्तविक है कि नहीं है ये नहीं पता, मन में सोच लिया केवल कि इच्छा होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक है कि काल्पनिक ये नहीं पता। तो इच्छा कौन सी अच्छी होती है, ये होती है वास्तविक अच्छी, ठीक है। वास्तविक इच्छा होनी चाहिए आपकी, रियल बिल्कुल, कि हाँ मुझे सीटेट के लिए अच्छे नंबर लाने हैं, तो इसलिए मुझे सीटेट के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वास्तविक आकांक्षा यानी एस्पिरेशन अभिप्रेरणा का कार्य करती है, यदि रियल होगी, ठीक है। ये नहीं कि आपने मन में केवल सोच लिया पास हो जाएंगे, ठीक है पढ़ लेंगे, नहीं। वास्तविक आकांक्षा जो होती है एस्पिरेशन, वो अभिप्रेरणा का कार्य करती है। जो पिछले हमने 2 पढ़े हैं, चिंता, ठीक है, और उत्तेजना, वो कैसी अच्छी होती है, एवरेज यानी कि औसत। लेकिन जो आकांक्षा होती है, इच्छा, वो वास्तविक अच्छी होती है, ठीक है। वास्तविक आकांक्षा अभिप्रेरणा का कार्य करती है, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा ऊपर चलेंगे, 4th नंबर पे आ जाता है फ्रेंड्स आपका पुरस्कार, जैसे अवार्ड कोई मिलता है। थोड़ा ऊपर कर लेंगे स्लाइड को। पुरस्कार भी अभिप्रेरणा का कार्य करेगा, ठीक है। किसी बच्चे ने कोई रेस लगाई है, ठीक है, कोई कंपटीशन जीता है या स्टडी में अच्छे नंबर लाया है, वो पेपर एग्ज़ाम में, टेस्ट में, तो पुरस्कार उसे दिया जाता है, वो भी अभिप्रेरणा का कार्य करता है। कब, इसमें लिखा है यदि, कब, किस कंडीशन में, पुरस्कार तुरंत दिया जाना चाहिए। ये नहीं है कि आज आपने कंपटीशन जीता है, पुरस्कार आपको 1 साल बाद मिलेगा, नहीं, तुरंत दिया जाएगा तो अभिप्रेरणा का कार्य करेगा, बिल्कुल सही बात है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, विशिष्ट कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। ये नहीं है आपने जो भी काम किया उसी के लिए आपको पुरस्कार मिल रहा है, जो भी काम किया वही आपके लिए, उसी के लिए आपको पुरस्कार मिल रहा है, तो वो अभिप्रेरणा का कार्य नहीं करेगा। केवल विशिष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए, तो क्या करता है, वो अभिप्रेरणा का कार्य करता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। चलिए थोड़ा सा आगे चलेंगे। हाँ,
जो पुरस्कार है समूह में दिया जाना चाहिए, ठीक है। केवल एक सिंगल पर्सन को ना देके समूह में दिया जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि टीम बना दी है, टीम ए, टीम बी, टीम सी और टीम डी, ग्रुप बना दिए, ग्रुप अर्जुना, ग्रुप बाबा, ठीक है, ग्रुप चाणक्य और ग्रुप अन्य कोई, ठीक है, 4 ग्रुप बना दिए। तो उसमें ग्रुप बी जो है, ग्रुप बी ने अच्छा प्रदर्शन किया फुटबॉल मैच में, क्रिकेट मैच में, तो समूह में दिया जाएगा पुरस्कार, तो ज़्यादा अच्छा होगा, अभिप्रेरणा का कार्य करेगा, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट पढ़ लेते हैं। पुरस्कार ऐसा हो जिससे दूसरे छात्रों में ईर्ष्या उत्पन्न ना हो। ऐसा होना चाहिए, पुरस्कार की चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसको देखकर दूसरे जो अन्य ग्रुप्स हैं, अन्य समूह हैं, वो उनमें जेलसी पैदा ना हो, ठीक है, ईर्ष्या ना करें, जलन ना हो। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें स्वाभाविक हैं। ऐसा कोई पुरस्कार होगा कि बहुत वेल्थ से संबंधित होगा, धन से संबंधित कुछ इस तरह का पुरस्कार होगा, तो सामने वाली टीम जिनको पुरस्कार नहीं मिला वो जलेंगे, जेलसी फील करेंगे कि उनको ये मिला है और हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो पुरस्कार में भावना होनी चाहिए, थोड़ा सा इधर करेंगे फ्रेंड साइड को। पुरस्कार में भावना होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, मूल्य नहीं होना चाहिए, कीमत नहीं होनी चाहिए कि इतनी कीमत का पुरस्कार मिल गया, दूसरे में जेलसी पैदा करता है। वो भावना होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, अच्छी फीलिंग्स, ठीक है। तो इस तरह के जो कंडीशन होती हैं, इस तरह के जो पॉइंट जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, ऐसी कंडीशन होगी तो पुरस्कार अभिप्रेरणा का कार्य करता है। पुरस्कार वर्क एज अ, ठीक है, प्राइज अवार्ड वर्क एज अ मोटिवेशन। क्लियर? चलिए एक लास्ट नंबर देख लेते हैं, नंबर 5, ठीक है। ये लिखा है दंड, यानी कि पनिशमेंट। दंड भी अभिप्रेरणा का कार्य करेगा फ्रेंड्स। जो पनिशमेंट होता है वो भी अभिप्रेरणा का कार्य करता है। कब? यदि कब करेगा? दंड का निर्धारण पहले से हो, जो पनिशमेंट है पहले से डिसाइड हो कि जो बच्चा शोर मचाएगा क्लास में, फॉर एग्जांपल, उसको क्या होगा, उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, या फिर उसको पीछे बैठा दिया जाएगा क्लास में, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, दंड आर्थिक व शारीरिक नहीं होना चाहिए, मतलब उससे कोई आर्थिक लॉस ना हो, इस तरह का दंड नहीं होना चाहिए, और शारीरिक भी नहीं, फिजिकल भी नहीं होना चाहिए, शारीरिक भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे को मुर्गा बना दिया, ये दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया, ठीक है, ये ग्राउंड में उससे दौड़ लगवाई, राउंड लगवाई, इस तरह का नहीं होना चाहिए। नॉर्मल दंड हो, जैसे आगे बैठा है कोई बच्चा, उसको पीछे बैठा दिया, ठीक है, ये उसको 4 बच्चों से अलग बैठा दिया, बिल्कुल सबसे अलग बैठे हो आप, ठीक है, इस तरह का हो तो पनिशमेंट वो अभिप्रेरणा का कार्य करता है। बच्चे को पता है कि दंड मिलेगा, इसलिए वो अच्छे से मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, या फिर जो भी बोला गया है शैतानी नहीं करेगा, ठीक है ना। अब आ जाता है इसका नेक्स्ट पॉइंट, दंड व्यक्तिगत रूप से दिया जाना चाहिए। पनिशमेंट जो दिया जाना चाहिए वो व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली दिया जाना चाहिए, किसी एक को दिया जाना चाहिए, एक बच्चे को अलग दिया जाना चाहिए, प्रत्येक बच्चे को अलग अलग दिया जाना चाहिए। जबकि हमें जो पुरस्कार दिया गया था वो कब अच्छा होता है, कब अभिप्रेरणा का कार्य करता है, जब समूह में दिया जाए। लेकिन दंड के लिए उल्टा, दंड समूह में नहीं दिया जाना चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए पर्सनली, ठीक है, पर्टिकुलरली किसी को यह कह सकते हैं कि सेपरेटली दिया जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, दंड ऐसा हो जिससे दूसरे बच्चों में सहानुभूति उत्पन्न हो। ऐसा होना चाहिए दंड जिससे कि दूसरे बच्चों में सहानुभूति न उत्पन्न हो, मतलब किसी दूसरे को उसके ऊपर सिंपैथी हो रही है कि यार उसको दंड मिला है, उस लड़के को दंड मिला है या उस लड़की को दंड मिला है, उसके प्रति सहानुभूति को दिखा रहे हैं, गलत हुआ है, गलत मिला उसको दंड, इस तरह का दंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं, दंड शारीरिक व मानसिक दक्षता के आधार पर न हो, कार्य के आधार पर हो। ऐसा दंड नहीं होना चाहिए कि शारीरिक कैपेसिटी कितनी है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा बच्चा है तो उसके शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से दंड दे दिया, उसको बोल दिया 4 राउंड लगाओ तुम, पतला बच्चा है तो उसको 2 राउंड लगाने के लिए दंड, ऐसा नहीं होना चाहिए। शारीरिक कैपेसिटी और उसकी मानसिक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, कैसा हो, कार्य के आधार पर, जो उसने कार्य किया है उसके अकॉर्डिंग दंड होना चाहिए। तो क्या होगा, तो दंड भी
मोटिवेशन का कार्य करेगा। ये सब पॉइंट्स क्या हैं? ये सब पॉइंट्स हैं कि दंड अभिप्रेरणा का कार्य करता है यदि ये वाली स्थिति होगी तो, ठीक है, ये सारी वाली ये सब स्थिति होगी तो दंड मोटिवेशन का कार्य करेगा, अभिप्रेरणा का कार्य करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अब हमने क्वेश्चन भी ऐड किए हैं आपके लिए एक तो लास्ट में भी, वो भी एक एक करके हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, या इसी सिद्धांत को बोलते हैं आवश्यकता उपलब्धि का सिद्धांत। तो इनमें से कोई भी नाम आ सकता है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत या फिर आवश्यकता उपलब्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो आप आंसर लगाएंगे डेविड सी मैक्सीलैंड ने। ठीक है फ्रेंड्स, उपलब्धि अभिप्रेरणा या फिर आवश्यकता उपलब्धि का सिद्धांत किसने दिया? डेविड सी मैक्सीलैंड ने। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? द्विकारक सिद्धांत अभिप्रेरणा का, तो इसका आंसर आप लगाएंगे हर्ज़बर्ग ने। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक थे हर्ज़बर्ग, उन्होंने अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत दिया था। ठीक है, मोटिवेशन का 2 फैक्टर से थ्योरी जो दी थी वो हर्ज़बर्ग ने दी थी अभिप्रेरणा की। ठीक है, कौन कौन से 2 कारक बताए थे जो इन्होंने सिद्धांत दिया था? कौन कौन से थे 2 कारक? वो पहला था फ्रेंड्स संवर्धक या स्वास्थ्यप्रद, संवर्धक या स्वास्थ्यप्रद, यानी कि पैसे से रिलेटेड, जैसे पैसा, धन, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी। और दूसरा कारक क्या था? प्रेरकीय कारक, एक प्रेरक का कार्य करे, जैसे कि सम्मान, ठीक है, प्रतिष्ठा, पद, इस तरह से। तो ये 2 कारक थे, पैसा और सम्मान, संवर्धीय स्वास्थ्यप्रद कारक और प्रेरकीय कारक। तो इनके अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? हर्ज़बर्ग ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। आई थिंक इतना ही है, देख लेते हैं और, हाँ इतना ही है। ये था आज का सेशन और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, सेशन आपको पसंद आया है, कंटेंट और हमारी मेहनत आपको पसंद आई है, तो सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार। ठीक है, हमारे मोटिवेशन के लिए एक कमेंट ज़रूर दीजिए, जो कि आपकी तरफ से एक फीडबैक भी होगा। ठीक है, क्लास में क्या चेंजेस कर सकते हैं हम, ठीक है, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आप चेंजेस चाहते हैं, वो भी अपना सुझाव आप हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल एक नए सेशन में। कल आपका एक दूसरा नया चैप्टर होने वाला है। ठीक है, समावेशी शिक्षा। कोशिश रहेगी कि आपका जो चैप्टर होगा समावेशी शिक्षा के बारे में कल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।